साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। अब तक सिर्फ भारतीय सेना पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत नाम का लोकतंत्र पाकिस्तान में था वो भी खत्म होने वाला है। पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लॉट करीब करीब तैयार हो चुका है। राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ को गद्दी से हटाने का संकेत दे दिया है और नवाज शरीफ चौतरफा गिर चुके हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स में नवाज के भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दे दिया है। पाकिस्तानी सेना नवाज के खिलाफ है। आतंकी हाफिज सईद नवाज की फजीयत कर रहा है, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने भी तीनों सेना के प्रमुखों के साथ हाई लेवल की बैठक की है और पाकिस्तान के सूरत हाल के साथ साथ बॉर्डर पर जो हो रहा है उसकी चिंता करी। हमारे सूत्र बताते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के साफ निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं? इसी मुद्दे पर होगा आज आर पार और यही होगी आज की सबसे बड़ी बहस। और हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आज की बहस क्यों है। आज की बहस इसलिए है क्योंकि अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा तो भारत और पाकिस्तान में टेंशन और बढ़ी। नवाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में चौथी बार लोकतंत्र की हत्या की आहट सुनाई दे रही है। रावलपिंडी की गलियों में पाकिस्तानी सेना प्रमुख राहिल शरीफ के पोस्टर लहरा रहे हैं। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ का टकराव खुलकर दिख रहा है। आतंकी हाफिज सईद नवाज को खरी खोटी सुना रहा है। पाक सेना में नवाज के खिलाफ गुस्सा है और नवाज पर भ्रष्टाचार का आरोप भारी पड़ रहा है। इन सब के बीच पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ का कार्यकाल भी इस महीने 29 तारीख को खत्म हो रहा है। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए राहिल शरीफ ने अपनी सेना को सीज फायर तोड़ने की खुली छूट दी है। Pakistan will continue to do these silly things till Rahil Sharif retires and maybe thereafter also. However, India is responding very, very strongly. लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो चौतरफा गिर गया है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाक आर्मी की कमर तोड़ दी है। ब्रिटेन और अमेरिका पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं और भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के बुरे दिन करीब हैं? क्या राहिल और नवाज शरीफ का टकराव पाकिस्तान को जहन्नुम बना देगा? आज इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के पैनलिस्ट के बीच होगा आर पार। और पाकिस्तान में तख्ता पलट का विश्लेषण क्यों करना जरूरी है, हम आपको बताते हैं। नवाज शरीफ तो अलग पड़ चुके हैं। कोई भी मामला हो, नवाज शरीफ की खूब फजीयत हो रही है। इमरान खान फजीयत कर रहे हैं, सेना फजीयत कर रही है, फजीयत हाफिज सईद भी खूब कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। और एक जब से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करा है तब से पाकिस्तान में ये माहौल बन गया है कि नवाज शरीफ कमजोर प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज के भ्रष्टाचार के जांच के आदेश दिए और ये 23 नवंबर को जांच शुरू हो रही है। नवाज को लगातार खरी खोटी सुना रहा है हाफिज सईद। राहिल ने पाक सेना को सीज फायर तोड़ने के लिए उकसाया है। वो पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं कि नवाज शरीफ तो कमजोर है, लेकिन मैं राहिल शरीफ सेना का प्रमुख, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं। हालांकि वो पिट रहे हैं, वो भी उनको भी पता है। पाकिस्तानी रेंजर्स को भागना पड़ा, पाकिस्तानी सेना को आगे आना पड़ा। कहानी असल में वहां पर ये है। उसके बाद 29 नवंबर को राहिल शरीफ रिटायर होने वाले हैं। 29 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। 23 नवंबर को भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ की जांच खुलने वाली है। तो ये दोनों तारीखें 23 नवंबर और 29 नवंबर बड़ा संकेत देती है। हम ये नहीं कह रहे 29 नवंबर को तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन इसकी बिसात बिछ चुकी है, ये एक्सक्लूसिव है। उसके बाद तख्ता पलट हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में
तनाव बहुत बढ़ेगा। विश्लेषण का आखिरी पॉइंट यह है और इसी पॉइंट से मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ आज जोरदार पैनल है। पाकिस्तान से दो मेहमान हैं, जावेद इकबाल रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के लाहौर से, और साथ ही मेरे साथ नावीद चौधरी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े नेता है, वो मेरे साथ लाहौर से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मीम अफजल है जो कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं। मीम अफजल साहब नेता कांग्रेस के। सुधांशु त्रिवेदी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय गृह मंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ इस डिबेट में आर के मल्होत्रा है जो फॉर्मर मेजर जनरल है, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं आर के मल्होत्रा साहब, और मैं 40 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की बिसात बिछ चुकी है? क्योंकि इस मुल्क में 1947 के बाद अब तक 3 तख्ता पलट हो चुके हैं। पहला तख्ता पलट 1958 में हुआ। क्या आपको लगता है 2016 का अंत या फिर 2017 की शुरुआत में तख्ता पलट होगा? 40 सेकंड से भी कम में जवाब, हाँ बिसात बिछ चुकी है। बिकॉज ये पहली दफे नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के राहील शरीफ के पोस्टर लग चुके हैं और काफी तादाद में लगे थे, कराची, रावलपिंडी में स्पेशली। लेकिन हुआ क्या कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, टेंशन बढ़ा, और ये सब बढ़ने के बाद राहल शरीफ जो इतने ऊंचे ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब बंद हो गए। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि इधर सेना नहीं, एक आदमी की खुद की एम्बिशन है जो सेना से भी ऊपर है, और वो चाहता है कि ये गद्दी ना छोड़े, ये पावर ना छोड़े। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मैं सीधा जावेद इकबाल आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। जावेद इकबाल साहब, सेना सर्वोपरि है पाकिस्तान के अंदर। ऐसा माना जाता है कि जहां सबकी चलनी बंद हो जाती है वहां पर आपकी सेना की चलनी शुरू होती है। देखिए, आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क को ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 तख्ता पलट देख चुका पाकिस्तान, चौथे तख्ता पलट की तैयारी में है। जो फैक्ट इस समय हमने रखे, नवाज शरीफ साहब की जान शुरू होना, राहिल शरीफ साहब का रिटायर होना, कुछ इशारा करता है। आपकी इस पर राय क्या है? मेरी राय यह है कि एक तख्ता पलट हो, 2 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, आपकी जान नहीं छूटेगी। आपका तख्ता पलट जब तक नहीं हो जाता इस खित्ते में चैन से कोई नहीं बैठेगा। तो आप अपने सर की खैर मनाएं, हमारे तख्ता पलट को छोड़ें। हमारे पास एक नहीं, सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, बात मुझे बीच में ना टोके, आप अपने दिल की बात पूरी करिए। देखिए, आप, मैं कह रहा हूं तख्ता पलट हमारे 1 हो, 10 हो, हमने कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता है आपकी जान नहीं छूटेगी। और हमें चाहे एक आए चाहे दूसरा आए, और ये याद रखें, इधर का तख्ता पलट होगा तो आपका भी पलट होगा। नहीं, अब पता नहीं आप हमारा कैसे पलट करेंगे। देखिए, बात सुने, इसलिए जावेद साहब, हम एक मुकम्मल बहस कर रहे हैं। अगर ये जिंगोइज्म करना होता, शोर मचाना होता, तो मैं पहला सवाल आपसे पूछता, इतनी पिटाई आपको पड़ चुकी है, आगे पिटाई कैसे पड़ेगी? मैंने आपसे, अगर आप खुश होते हैं, देखिए ना, बड़ा सिंपल सवाल, नवाज शरीफ, नहीं, मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा कि चौथा पलट होगा, तख्ता पलट होगा। आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जवाब दिया। मैं आपकी तारीफ करता हूं। आज मैं अपने पैनल से पाकिस्तान की तारीफ करता हूं। आपने बोला 10 हो, 12 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे चौथा मतलब होने की तैयारी है। इन अ वे यू एक्सेप्टेड इट। आई एम ग्लैड यू एक्सेप्टेड इट टुनाइट कि आपका तख्ता पलट होगा। देखिए, एक बात सुन लें, हमारे अवाम और हमारी फौज वो एक है, यकजान है। प्रधानमंत्री अलग है, प्रधानमंत्री जो चुन कर आए हैं वो अलग है। हाउ फनी इज दिस जावेद इकबाल? फौज हमने आपको जवाब एक होना है, जो प्रधानमंत्री अलग है के आते हैं जी, प्रधानमंत्री नहीं, सब एक पेज पे हम। देखिए, आज आप तख्ता पलट हो या ना हो, आज जरा सर्जिकल स्ट्राइक आप करें, पहली वाली तो की नहीं आप ये तो कर लेना ताकि आप कम से कम सुरखरू हो जाएं जी। एक आप सर्जिकल स्ट्राइक कर लें ताकि पहली वाली भी जो है ना वो आपके जिम्मे में पड़ जाए। मैं अब आर के मल्होत्रा कुछ कहना चाहते हैं। आर के मल्होत्रा, रिप्लाई टू जावेद इकबाल। जावेद साहब, ये आप किस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं? कहां आप और कहां हम? और आप कह रहे हैं कि, और 2 चीजें आपने मानी। एक चीज ये मानी कि हमारा मुकाबला नहीं है आपके पास। बिल्कुल, हम मुकाबला करना भी नहीं चाहते। एक चूहे का क्या मुकाबला करेंगे हम? हमें जरूरत भी नहीं है उसका मुकाबला। हमें नजरअंदाज करना चाहिए पाकिस्तान को। हमारी प्रॉब्लम ये है कि
कि आप खुद मानते हैं कि आप हमारी जान नहीं छोड़ेंगे? क्यों? हर रोज कोई ना कोई इन्फिल्ट्रेशन, आतंक, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है आपसे, और आप फिर भी कह रहे हैं कि हम ये करते रहेंगे, हम सीखेंगे नहीं, चाहे जितनी मर्जी मार पड़ जाए हमें, चाहे देश टूट जाए, दो हिस्सों में हो जाए, आगे भी आप अलग थलग होंगे, लेकिन आप मानेंगे नहीं, बिकॉज कुत्ते की पूंछ है, जो मर्जी करे टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और आप खुद मान रहे हैं तख्ता पलट भी होगा और आप करते रहेंगे ये आतंक का काम। तो मूछें भी टेढ़ी हैं, आपकी तो कुत्ते की मूछें भी टेढ़ी हैं, हमारी तो दुम की बात करते हैं। माइंड योर लैंग्वेज जावेद इकबाल, माइंड योर लैंग्वेज। मूछें मेरी चाहे टेढ़ी हो चाहे मूछें ना भी हो, ऑफ योर स्पीकर्स साहब आप मूछें जो है अपने स्पीकर्स की लैंग्वेज को कंट्रोल करें। क्या इसमें मैंने क्या कहा? कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं है क्या? अब मैंने इसमें क्या गलत कहा? और आप खुद कह रहे हैं कि हम जान नहीं छोड़ेंगे। आपके मुझे बताइए, खुद कह रहे हैं, आपकी खुद कह रहे हैं कि आप जान नहीं छोड़ेंगे। नहीं है, आप खुद कह रहे हैं। मुझे बताइए, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कुत्ते की दुम तो आपकी टेढ़ी है कि आपके प्रधानमंत्री लेके गए। कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों है? कश्मीर किसने कहा कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? किसने कहा कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी? आप कह जाए, आपके कहने से कुछ भी हो सकता है। आपके कहने से हजारों बच्चे अंधे कर दिए हैं। तो आपकी जावेद इकबाल साहब, हियर मी आउट नाउ। जावेद इकबाल आर के बोलते हैं, हियर मी आउट जावेद इकबाल। आप बार बार कह रहे हैं आपके यहाँ असली मूंछ की लड़ाई हो रही है। आपके यहाँ हो रहा है कि किसकी मूंछ बड़ी है, नवाज शरीफ की मूंछ बड़ी है या राहल शरीफ की मूंछ बड़ी है, हाफिज सईद की मूंछ बड़ी है? आपकी असली मूंछ की लड़ाई है। हमारे यहाँ अगर मुल्क का प्रधानमंत्री, मुल्क का राष्ट्रपति एक बात कह देता है तो उसके पीछे विपक्ष के साथ साथ समूचा देश खड़े हो जाता है। हमारे देश में पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट नहीं होता, ये हम कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं। आप कह सकते हैं बात, नवाज शरीफ जो पहले तख्ता पलट के शिकार हो चुके हैं, उनको दोबारा तख्ता पलट करने की तैयारी है। सच बात यह है जो अभी आपने एक्सेप्ट करी। मैं अब रुख करता हूं रूलिंग पार्टी इंडिया का और ऑपोजिशन पार्टी जो इंडिया की है उसका रुख करता हूं। फिर नावेद चौधरी आपकी बात आता हूं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, तीन चीजें पाकिस्तान के अंदर इस समय जो हो रही हैं जिसमें हमारे मुल्क की गंभीर नजर होगी, क्योंकि यह बदमाश मुल्क है। पॉइंट नंबर 1, नवाज शरीफ की जांच खुल रही है। पॉइंट नंबर 23 नवंबर को। पॉइंट नंबर 3, राहल शरीफ रिटायर हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाफिज सईद बार बार उकसा रहा है अपनी सेना को, और साथ साथ राहल शरीफ भी बार बार सीज फायर का वायोलेशन कर रहा है, दिखाने के लिए नवाज शरीफ तो कमजोर है, मैं मजबूत हूं। योर टेक ऑन दैट। देखिए अमीश जी, आपने जो बात कही है इसमें दो तो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हर आदमी समझ रहा है कि नवाज शरीफ के ऊपर पनामा पेपर लीक्स में मुकदमा चलने का डिसीजन होना और राहल शरीफ का कार्यकाल समाप्त होना। उसके साथ साथ जो आपने हाफिज सईद की बात कही, उसमें एक और कोण है जिस तरफ लोगों का ध्यान कम जा रहा है, वो ये है कि जब से नाटो फोर्सेस का विड्रॉल हुआ है अफगानिस्तान में जी, तो ये जितनी भी दहशतमंद ताकतें थीं, जो ये टेररिस्ट थे, इनके पास उस समय लड़ने के लिए दो फ्रंट थे, उधर लड़ना और इधर लड़ना। अब इनको क्या लग रहा है कि सारा का सारा फोकस अब ईस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान के हो गया, यानी भारत की तरफ। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये लग रहा है कि उधर से प्रेशर कम हुआ है अफगानिस्तान से, तो अब सारा का सारा प्रेशर भारत की तरफ बढ़ाना है। ये तीन फैक्टर मिलकर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ होगा। मगर आप ये भी ध्यान रखिए, इससे पहले भी जब जब फौजी हुकूमत पाकिस्तान में आई है, चाहे जनरल यहिया खां का जमाना रहा हो, चाहे जनरल अयूब खां का जमाना रहा हो, या जनरल मुशर्रफ 65, 71, 99, तीनों में क्या रहा आखिर में वो दुनिया ने देखा है। और जहां तक आज की डेट में हमारी और पाकिस्तान के बीच में किसी तरह के मुकाबले की बात है, लड़ने की बात है, तो हम किसी भी प्रकार का कोई जिंगोइज्म नहीं करना चाहते, पर इतना जरूर बताना चाहते हैं, भाई आप कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते रहिए। आप तो मानते रहे थे और मानते मानते मशरकी पाकिस्तान सेपरेट टेरिटरी बन गया। उस ढंग से आप देखिए कि हकीकत क्या है। और अगर ये कहना कि हिंदुस्तान को हम तबाह कर देंगे, पलट देंगे, इस पे तो मैं वही कहना चाहूंगा कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है जी। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, आज दुनिया में देखिए ना, हमारा मुकाबला किससे होता है? हमारा मुकाबला दुनिया में चीन से माना जाता है।
जिसके आगे पाकिस्तान सिजदा करता रहता है। ब्रिक्स का मैटर हो, एनएसजी में चीन हमारा रास्ता रोकता है, यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में चीन हमारा रास्ता रोकता है। दुनिया में कोई कंपैरिजन, आज हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में चीन से ज्यादा है, तो पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान अपना मुगालता बना के रखता है कि हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन की बात करके वो जिंदा रहना चाहता है। और जहां तक मैं एक और बात पूरे अदब से कहना चाहूंगा जावेद साहब, अगर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम एक है और पाकिस्तान की आवाम वही भावना रखती है, वही फीलिंग्स रखती है जो पाकिस्तान की फौज रखती है फायरिंग करके, तो हिंदुस्तान की बॉलीवुड की फिल्में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में क्यों चलती हैं? क्यों बैन लगाना पड़ता है फिल्मों पे भाई? लोग चोरी छुपे अपना वीडियो कैसेट में लाके देखते हैं। इसका मतलब मैं ये जो बात है प्रूव करती है कि आवाम की सोच और फौज की सोच में कहीं ना कहीं कुछ तालमेल में गड़बड़ है। ओके रिबटल मैं चाहूंगा जावेद इकबाल अब 30 सेकंड में बात का जवाब दे जो बात सुधांशु त्रिवेदी ने बोली है। देखिए, हमें आप जो हैं दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक जिंदगी गुजारें, लेकिन जो कश्मीर का इशू है उसने होस्टेज बनाया हुआ है पूरे खित्ते को। अगेन यू आर कमिंग बैक टू कश्मीर। अरे आप कश्मीर से बाहर निकलिए, दुनिया बड़ी आगे निकल गई। आप कश्मीर से बाहर निकलिए, बांग्लादेश चला गया, बलूचिस्तान चला जाएगा। अभी आपको कश्मीर की पड़ी है, बार बार कश्मीर तख्ता पलट अपने मुल्क में हो रहा है। कश्मीर की बात कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर सेना का चीफ और प्रधानमंत्री ले रहा है, कितने दिन का कश्मीर की बात कर रहे हैं। अरे संभालिए, इस्लामाबाद संभालिए, अभी इस्लामाबाद संभालिए, बात सुन ले, आप अपना घर संभालिए ना। अभी अगर कहां कश्मीर में कश्मीरी घुस रहे हैं, वहां पिटाई हो चुकी है 3 बार। तो उधर कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ है? अगर आपके शहरी हैं उन पे उनकी आंखें क्यों छेद रहे हैं? अगर वो आपके शहरी हैं तो आप उनको इस तरह जुल्म क्यों कर रहे हैं? जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप कश्मीर ले हमारे पास तो है। बलूचिस्तान में आप पकड़ के लोगों को मार रहे हैं। आप कश्मीर के बारे में ख्वाब छोड़ दें, कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप आंखें बंद किए हुए हैं। नहीं देखिए, आप देख लें, आपको नजर नहीं आ रहा है। आपने डिबेट में अपने कान भी बंद कर रखे और आंखें भी बंद कर रखी है। जो बात बोली सुधांशु त्रिवेदी ने उसका जवाब आपके पास नहीं था। नहीं, आई हैव टू होल्ड यू, आई हैव टू होल्ड यू। मेरे साथ 2 मेहमान और हैं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। देखिए जावेद इकबाल पूरे अदब के साथ मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप बार-बार कश्मीर पर चले जाते हैं। ये कश्मीर पर डिबेट है क्या? ये कश्मीर पे डिबेट है, ये पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे डिबेट है, आपके तख्ता पलट पे डिबेट है, जहां पर आपको इस्लामाबाद को संभालने की बात करनी चाहिए। आप कश्मीर पे आ जाते हैं। मैं रुक करता हूं नावेद चौधरी और मीम अफजल का। ओके, नावेद चौधरी और मीम अफजल। ओके, होल्ड ऑन सर। मीम अफजल आप डिप्लोमेट रह चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट है और ऑपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। क्या आपको लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं मीम अफजल साहब 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस समय एक बुरे दौर से गुजर रहा है? इसमें कोई दोहराई नहीं है। राहल शरीफ परवेज मुशर्रफ को अपना गुरु मानते हैं और बड़ी बात यह है कि ये बदकिस्मती कहिए नवाज शरीफ की या खुशकिस्मती कहिए सेना की कि एक बार फिर नवाज शरीफ है सत्ता में पाकिस्तान के अंदर और एक बार फिर तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने पहले मुशर्रफ साहब को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया था जी, और 98 में बनाया और 99 में उन्होंने ही उनका तख्ता पलट दिया था। राहिल शरीफ साहब को भी यही लाए थे। अब ये पिछले 1 महीने पहले तकरीबन मैं कह सकता हूँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में कुछ पोस्टर लगे जिसका जिक्र अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने किया, जिसमें लिखा था खुदा के लिए मत जाओ, जाने की बातें जाने दो। ये राहिल शरीफ साहब के लिए लिखा गया था और वहाँ पोस्टर लगाने का मकसद ही यही था कि राहिल शरीफ को या तो मौका दिया जाए, और आज भी फिर वही पोस्टर लगे हैं। आपने जो बहस रखी है, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान से लोग आते हैं आपके चैनल पर, उनको पहले बता देना चाहिए कि हमारा दायरा जो है या हमारी बहस का मौजू क्या है, ताकि वो उस तक सीमित रहें। जावेद साहब बुज़ुर्ग आदमी हैं, यहाँ पर नवेद चौधरी साहब पीपीपी के नुमाइंदे हैं, इनके बहुत बड़े लीडर हैं एतजाज़ साहब, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में बयान दिया था, वो मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने हुकूमत को लताड़ते हुए कहा था कि सिर्फ ये कह देना कि उड़ी हमले में हमारा हाथ नहीं है कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने ये भी कहा था
कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं इन पर लगाम कसनी होगी। तो पीपीपी का तो ये रवैया था उस वक्त, मुझे नहीं मालूम कि अब वो किस तरफ खड़े हैं, क्या कहेंगे, जब वो बोलेंगे तब समझ में आएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी कि हालात धमाका खेज हैं, दोनों खामोश हैं। ना फौज की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ना कोई डिमांड की जा रही है कि उनका एक्सटेंशन किया जाए, और ना सरकार की तरफ से यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ से। जहाँ तक मेरी जानकारी है, नवाज शरीफ साहब उन्हें एक्सटेंशन देना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस वक्त एक दबाव यह है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसके नतीजे में जी पाकिस्तानी अवाम का दबाव है नवाज शरीफ पर कि आप जवाबी कार्रवाई कीजिए, और जवाबी कार्रवाई करने के लिए उनको लगता है कि राहिल शरीफ को मौका मिलना चाहिए। चूँकि वजीरिस्तान में उन्होंने जो काम किया है उसको सामने रखते हुए लोग शायद ये समझते हैं कि वो भारत को जवाब दे पाएंगे। राहिल शरीफ ये अंडरकरेंट मैसेज भी दे रहे हैं कि आई एम स्ट्रांग, मैं ज्यादा ताकतवर हूं। नवाज शरीफ उतने ताकतवर नहीं है, वो एक कमजोर प्रधानमंत्री। वो तो है ही इसमें जो आप जो बात कह रहे हो तो है ही। मीम साहब मैं मेरी बात मुकम्मल हो 10 सेकंड सर, नावेद चौधरी से रिएक्शन जरूरी है इस पॉइंट के ऊपर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वहां हालात जो हैं वो धमाका खेज हैं, कुछ भी हो सकता है। और नवाज, एक बात मैं कहूंगा जो नवेद चौधरी साहब को आप ही के यहाँ एक डिबेट में शायद मुझे याद पड़ता है, मैंने कहा था जी कि देखिए भारत के साथ जो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं उसमें फौज का अपना एक रोल होता है, और पॉलिटिकल क्लास को माइनस करती चली जाएगी फौज। आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म समझिए, उसमें पीपीपी शामिल है तमाम लोग। सर तो ये अगर तख्ता पलट होता है तो ये खाली नवाज शरीफ का नहीं होगा, पॉलिटिकल सिस्टम है उसका तख्ता पलट हो जाएगा। मैं रुक करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मैं आपसे नावेद चौधरी जानना चाहता हूं जो बात मीम अफजल साहब ने बोली, क्या आप उस बात से सहमत हैं? और दूसरी बात, आपकी पार्टी और इमरान खान में गठबंधन की भी बात हो रही है, राहिल शरीफ को चुनाव लड़वाने के पोस्टर लग रहे हैं, तो क्या समझा जाए, इशारा क्या है? बैकडोर एंट्री होगी राहिल शरीफ की कि फ्रंट डोर एंट्री होगी? आई एम मेकिंग दिस पॉइंट। मैं इस सवाल को पूछ रहा हूं, क्या सामने से आएंगे राहिल शरीफ, ये पीछे के दरवाजे से आएंगे? नावेद चौधरी, जवाब इसका। आपने जितनी डिबेट की है, एक आपके तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया था गार्डियन में, आपके एक राइटर है, उन्होंने गार्डियन में आर्टिकल लिख के इस डिबेट को फोकस करने की कोशिश की। वो उनकी सेल्फ फैब्रिकेटेड स्टोरी थी कि जुडिशल कू होने जा रहा है और राहिल शरीफ जो है ना वो नए इलेक्शन में आएंगे। ये मैं समझ रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी है जिसको कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा यहाँ, इसलिए कि वो आके ये किसी ना किसी जॉइंट कोई पॉलिटिकल पार्टीज उसके हेड करेंगे। एक ऐसी कहानी है जिसे तोता मैना की कहानी कहा जा सकता है ना। यहाँ को सर ये तोता मैना की कहानी, ये तोता मैना की कहानी है कि जांच होने जा रही है नवाज शरीफ की, ये तोता मैना की कहानी है कि राहिल शरीफ की टर्म खत्म हो रही है। अब मुझे आप वरिष्ठ नेता हैं, मेरी बात सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात सुनना चाहूंगा। देखें, लेकिन तोता मैना की कहानी नहीं सुनना चाहूंगा। जहां तक राहिल शरीफ के जाने का है, उन्होंने खुद कहा कि मैंने 29 को चले जाना है, और उनकी एक्सटेंशन की बात अभी तक कोई ना ऑन पेपर है ना किसी जगह पे है, ना किसी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया अभी तक इस चीज़ के लिए। अब जहाँ तक ताल्लुक है और जब वर्दी उतर जाती है तो उसके बाद क्या हैसियत होती है ये आपको भी पता। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वर्दी हम लोगों ने उतारी थी तो उसके बाद उनके क्या हालात थे ये आपके सामने छुपे हुए नहीं है। वही पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनको आप कल तक बातें करते थे, उन्हीं ने उनको बड़े तरीके से बाहर निकाल के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी पर आप 10 साल तो वो रहे, 58 से 68 तक भी रहे, तो आप आपके यहाँ पर हिस्ट्री है, आपके यहाँ पे इतिहास है, और आप वो 10 साल बाद हुआ जो आप बता रहे हैं, आप अपनी डिफेंस में बता रहे हैं, लेकिन वो उस काम को होने में 10 साल लगे। अगर राहिल शरीफ 10 साल चले जाते हैं, आप क्या इशारा कर रहे हैं? अगर आ जाएंगे तो 10 साल निकल जाएंगे, फिर देखेंगे आगे। ये दिस ओपन अनदर डिबेट। ये मुझे आपकी बातें सुनकर एज अ जर्नलिस्ट मैं जो एनालाइज कर पा रहा हूं, आप इसको डिनाई नहीं कर रहे कि कू होने जा रहा है, कि तख्ता पलट पाकिस्तान में होने जा रहा है। आप डिबेट ये कर रहे हैं, अगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा, अगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा। नहीं मैं ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक लेता हूं। मफरूजे पे बुनियाद पे बातें कर रहे हैं। नहीं मैं मफरूजे पे बातें नहीं कर रहा, मैं बिना पे बातें कर रहा हूं, आपकी बिना पे बातें कर रहा हूं। जो अभी आपने बोली, मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, मैंने तोता मैना की कहानी नहीं बनाई, मैंने नावेद चौधरी से कहानी बनाई।
आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ आज सुधांशु त्रिवेदी, मीम अफजल, नवीद चौधरी, जावेद इकबाल और आर के मल्होत्रा इस पैनल में मौजूद है। मैं जावेद इकबाल आपके पास आता हूं, दो तथ्य बताता हूं। खबर यह है कि जून में जब नवाज शरीफ 1 महीने के लिए अपना इलाज कराने के लिए लंदन गए थे, अपनी दिल की बीमारी का इलाज कराने के लिए, तब पूरी कमान राहिल शरीफ ने ले ली थी और उसके बाद भारत को लेकर पाकिस्तान का रुख बदला। हमने देखा है जून से नवंबर तक एक बड़ा बदलाव आया, अमूल चूल का बदलाव आया। उसके बाद मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपने लिए एक तमाचा जैसी दिखती है और उसके बाद दबाव बनता है नवाज शरीफ भारत के ऊपर कुछ एक्ट करे, और जो वो कर नहीं पाते उनकी अपनी मजबूरियां हैं। क्या आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक और लंदन में नवाज शरीफ का इलाज, ये दोनों वजह बनी नवाज शरीफ के कमजोर होने की और राहिल शरीफ के मजबूत होने की? जवाब जावेद इकबाल, मैंने तथ्य रखे हैं सामने। देखिए, आप दो चीजें समझ लें। एक, जी, आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपका अपना है, हमारा अपना है, हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, आपके अपने प्रॉब्लम है। आप ये देख लें कि आप जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसको आप बड़े दावे से कहते हैं, आज तक आप उसको प्रूव नहीं कर सके हैं। आपने उसको, अरे वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो तूफान मचा तख्ता पलट का। अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता वो तूफान भी नहीं मचता। आर के मल्होत्रा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आपने टी कप में तूफान मचाना है ना। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करके, अगर आप बहुत तूफान हमने जहां मचाना था मचा दिया है। बात सुनिए, हमने लॉन्च पैड पे तूफान मचाना था, मचा दिया है। जावेद साहब, अभी चले, मेरी सिर्फ दो बातें सुने। मेरी सिर्फ आप दो बातें सुने। मल्होत्रा, एक मेरी बात सुन ले मल्होत्रा। जावेद, आप भी सुन ले, सच्ची आप भी सुनना सीखें। एक सर्जिकल स्ट्राइक कर लें। मैं आपसे अर्ज करता हूं, एक सच्ची मुच्ची की स्ट्राइक कर लें और फिर आपके कोई झूठी स्ट्राइक नहीं हुई जावेद, कोई झूठी स्ट्राइक नहीं हुई है। और असली कारण यह है जो अमीश आपको बता रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग कारण मैं बताता हूं। चले, अलग कारण यह है, अगर असली हुई है सुने, तो आपको असली कारण बता रहा हूं कि तख्ता पलट क्यों होगी। हो गए, चले आपको असली कारण बताता हूं कि तख्ता पलट क्यों होगी। असली कारण यह है कि जब तक सिविलियन गवर्नमेंट उधर है तब तक आवाम के, पाकिस्तान के आवाम को कुछ सच पता लगना शुरू हो जाता है। उनको पता लगता है कि जो पाकिस्तान की फौज खुद उनके शहरियों पे इतना जुल्म करती है, क्या कर सकती है। तो एक्चुअली अब फौज को यह डर लगना शुरू हो गया है कि ये सच सामने आ रहा है और जहां सच सामने आएगा, जो इतनी कुव्वत बना रखी है पाकिस्तान की फौज ने, वो तो देखा करके नीचे कैसे बात खड़े हुए बॉर्डर। इसलिए जरूरी है इंडियन पर्सपेक्टिव का एक और पॉइंट सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, काफी देर आपका से मसला सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तानी फौज है। प्रॉब्लम आपका ये है, आपका मसला पाकिस्तानी फौज है। तो आपके आवाम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपके आवाम तो कैद हैं पाकिस्तान फौज से, कैदी हैं वो उनका आवाम जमहूरियत कुछ नहीं है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान फौज जो मर्जी जब मर्जी, देखिए एक दफे नहीं, नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ से पहले भुट्टो को आपने मरवा दिया। ये हालत है आपके उधर जमहूरियत की। आपका प्रॉब्लम बता दिया है कि आपको डरावने ख्वाब आते हैं पाकिस्तानी फौज के। आप ख्वाबों की बात सुनिए, हम तो असलियत बता रहे हैं। 3 बार तख्ता पलट हुआ, एक प्रधानमंत्री को आपने फांसी दे दी, इससे ज्यादा क्या होगा। नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ था, नहीं हुआ था। ये सच्चाई है कि सपना है? आप सपनों की बातें कर रहे हैं। सपने आप देख रहे हैं कश्मीर के, बलूचिस्तान आपसे संभलता नहीं है। सपने आप देख रहे हैं कश्मीर के, सिंध आपसे संभल नहीं रहा, बांग्लादेश आपसे अलग हो गया। आप कैसी बातें करते हैं? सपना कौन देख रहा है? आप संभाले, सपना देखिए, आपको देखना है तो हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। आप सपना देखिए। देखिए एक रिपीट हो रहा है। ओके, होल्ड ऑन सर। सुधांशु त्रिवेदी संभल रहा है तो आप जावेद जी, जावेद इकबाल, हियर पीपल आउट। अमीश जी, ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अमीश जी, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप जावेद इकबाल साहब के ऊपर भेजा दबाव मत बनाइए कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करें, क्योंकि भाई वो तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके यहाँ से आतंकवाद हो रहा है।
वो ये भी एक्सेप्ट नहीं करते कि वो इंडिया से स्पॉन्सर हो रहा है। और हो सकता है उन्हें पता भी ना हो। जब ओसामा बिन लादेन उनके फौजी कैंटोनमेंट के सेंटर के पास बरसों बरस रह सकता है और सरकार कहती पता नहीं, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई होगी, उन्हें पता ही नहीं लगता होगा। इसलिए मैं उनकी बात से इत्मीनान रखता हूं कि उन्हें इस बात का इल्हाम ही नहीं हुआ होगा, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ होगा कि कब आए और कब चले गए। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक जितनी बार भी फौजी तख्ता पलट हुआ है पाकिस्तान में, जावेद साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना है 30 सेकंड सुधांशु जी, 30 सेकंड जी। देखिए, जब तक तख्ता पलट हुआ तो क्या हुआ, 58 में हुआ, युद्धोन्माद पैदा किया भारत से और अपने ही लोगों के ऊपर इतना जुर्म किया कि 71 में बांग्लादेश अलग हो गया। 77 में जब दूसरी बार तख्ता पलट हुआ, जनरल जियाउल हक आए, तब किताबों के सिलेबस में चेंज किया, कट्टरपंथी कठमुल्लाओं का दबाव बढ़ा, पाकिस्तान ने आतंकवाद शुरू किया और आज खुद कहता पाकिस्तान के हम सबसे बड़े शिकार हैं आतंकवाद के। तीसरी बार 99 में जब जनरल मुशर्रफ के जमाने में आया, तो यह वो दौर था जब भारत दुनिया में इंटेलेक्चुअल कैपिटल बन के उभरा उन 8-9 सालों में, और पाकिस्तान टेरर कैपिटल बन के उभरा। अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर अगली बार तख्ता पलट हुआ तो आपका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये भी एक बात समझ लीजिए, दुनिया में आज तक कोई देश ऐसा नहीं रहा है जिसको फौज यूनाइटेड करके रख पाई हो। अगर फौज यूनाइटेड करके रखती तो यूएसएसआर नहीं टूटता, वियतनाम नहीं टूटता, कोरिया नहीं टूटता, बोस्निया हर्जगोविना नहीं टूटता, चेकोस्लोवाकिया नहीं टूटता, जर्मनी नहीं टूटता। हकीकत में ये सब फौजी हुकूमत के दमन की वजह से टूटे सारे देश। जावेद इकबाल, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, सपना नहीं है। बन रहे हैं आप, हमारे इतने खैरखा क्यों बन रहे हैं? आपके अपने नहीं, हम आपको सिर्फ एक हकीकत से रूबरू करना चाहते हैं कि दुनिया के इतिहास में एक देश बता दीजिए जो फौजी हुकूमत में डेवलप करके दुनिया में बड़ा कंट्री बन गया हो। मैंने आपको आधा दर्जन एग्जाम्पल बता दिए जो फौजी हुकूमत में बर्बाद होकर टूट गए। भाई आपको मेरा गम क्यों खाया जा रहा है, मुझे ये समझाइए। अरे आपका गम नहीं, आप तो खुद ही गमगीन है। आपका गम क्यों खाएगा? अमीम अफजल साहब, मैं आपका रुख करना चाहता हूं, आप बताइए, राय शरीफ बैकडोर एंट्री करेंगे, छुपे दरवाजे से आएंगे या खुले दरवाजे से आएंगे? चुनाव लड़ेंगे या आपको लगता है वो तख्ता पलट करेंगे? क्योंकि आप डिप्लोमेट रह चुके हैं, राजनीतिज्ञ हैं, क्या लगता है आपको? से इट ऑन फेस ऑफ पाकिस्तान इज टुनाइट। जिस तरह के पोस्टर्स लगे हैं, उसी तरह की ख्वाहिश का इजहार एक ज़माने में मुशर्रफ साहब ने भी किया था, बाद में तख्ता पलट दिया था, और फिर वो सिविलियन उन्होंने पार्टी भी बनाई और फिर किस हाल को पहुंच गए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जावेद साहब शायद फ़ौज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। फ़ौज का अपना एक टेम्परामेंट होता है, वो टेम्परामेंट यहाँ भी दिखाई दे रहा है। हम लोग बहुत आराम से बात कर रहे हैं, नवेद चौधरी भी आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन जावेद साहब जो हैं वो बहुत जल्दी जो हैं उसमें एकदम फौजीपन आ जाता है और वो नाराज़ भी बहुत जल्दी होते हैं। उनको सबसे बड़ा पूछना उनका ये है कि हमें क्या तकलीफ़ है? हमें वाकई कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ आपको होना चाहिए। भाई, आपके यहाँ से रोज़ फायरिंग हो रही है, हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, आपके लोग उड़ी में आकर के जो करते हैं वो भी हमने आपका बाकायदा मुआयना भी करा दिया आपके लोगों को। यहाँ तक कि हमने ISI वालों को भी बर्दाश्त कर लिया, उन्होंने भी आकर देख लिया, और जब हमने जाना चाहा तो आपने इनकार कर दिया। हम तो आपसे अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने तय कर लिया कि हिंदुस्तान से हम अच्छे रिश्ते इसलिए नहीं बनाएंगे कि हिंदुस्तान के नाम पर नफरत फैला करके आपके यहाँ जो मजहबी जमाते हैं 20 सेकंड उनको अपना हमनवा बना सकते हैं आप। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको ये बात समझने की है। मैं अभी एतजाज साहब का जिक्र किया था, उसका जवाब नहीं दिया नवेद चौधरी ने। मुझे नवेद साहब से ये पूछना है कि आपकी पार्टी क्या सोचती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है आपकी वहाँ पर। मुस्लिम लीग के बाद आप ही की पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये बताइए कि आपका नजरिया क्या है और आप क्या चाहते हैं? राहिल शरीफ का एक्सटेंशन चाहते हैं या नवाज शरीफ को हटवाना चाहते हैं? नवेद चौधरी, नवाज शरीफ को हटवाना चाहते हैं, ये कंफर्म्ड है। रॉयल शरीफ को लाना चाहते हैं, ये किसको लाना चाहते हैं, बताइए नवेद चौधरी। देखें, जहाँ तक पनामा इश्यूज़ का तल्लक है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है, इसकी प्रॉब होनी चाहिए और उसके लिए हमने TORs भी दिए और सब कुछ दिया है। जहाँ तक एक्सटेंशन का तल्लक है तो कोई एक्सटेंशन ऑन कार्ड नहीं है। अब जहाँ तक ये है कि जी वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी उनको 2 साल रिटायरमेंट के बाद 2 साल वेट करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वो अगर आएंगे तो अच्छा, आपको क्या लगता है नवेद चौधरी, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में तख्ता पलट
होगा कि नहीं होगा? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? आई नो योर आंसर बट स्टिल आई वांट टू आस्क। हमें तो कोई ऐसी हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसमें हुकूमत तख्ता पलटने की बात आपने है। शर्त तो नहीं लगा रखी? अभी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। ओके सर, आई गॉट माय आंसर। अभी आपको ऐसी चीज कोई नजर नहीं आ रही, लेकिन आगे हो इसका। मेरी बात सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जी, इन हाउस चेंज हो सकती है अगर नवाज शरीफ साहब खुद स्टेप डाउन हो जाए, तो उनकी पार्टी की तरफ से कोई आ जाए, वो मुमकिन है। उसमें कोई सर अंडरलाइन बातों को अगर समझे तो आप कह रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं होगा, आगे हो जाए तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आप तमाम लोग, हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं आर पार, और एंड में कंक्लूजन यही है। और दो चीजें मैं कहना चाहूंगा जो कि इस समय बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान में जो भी कुछ हो उसका फर्क वैसे तो हिंदुस्तान में नहीं पड़ता, लेकिन अगर फौज आती है, जैसे जनरल मुशर्रफ आए थे, तो टेंशन दोनों मुल्कों में बढ़ जाती है एक समय पर। यही होगा क्योंकि शुरुआत में, क्योंकि राहल शरीफ आएंगे तो ये बार बार बोल के आएंगे कि हिंदुस्तान को मैं ही जवाब दे सकता हूं, नवाज शरीफ जवाब नहीं दे सकते, और इसीलिए तख्ता पलट होगा। तो कहीं ना कहीं भारत पर वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, और भारत को पता है मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, हमारी सरकार को पता है, हमारी फौज को पता है। इसलिए पाकिस्तान में तख्ता पलट पर डिबेट करनी इसलिए आज जरूरी है।